देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में शुरुआत करते हैं बिहार प्रदेश की खबरों के साथ। बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। इस कारण राज्य की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। महानदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है और इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संपर्क साधा और उन्हें मदद का भरोसा दिया। रविवार को ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। अमित शाह ने लिखा, बिहार में महानदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है और उन्हें बिहार की जनता की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मौसम वैज्ञानिक आने वाले दिनों में भी बारिश की आशंका फिलहाल जता रहे हैं। और ऐसे संकट के समय में पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है, तो आइए करेंगे। बिहार में सियासी हलचल अब तेज है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने ट्वीट किया, बिहार सरकार के शीर्ष पर बैठे सृजन घोटाले के मुख्य सूत्रधार को सीबीआई द्वारा क्यों बचाया जा रहा है। महादलित विकास मिशन घोटाला, जमीन और सृजन घोटाले के आरोपी केपी रमैया तो उनकी आंखों का तारा हैं। पटना हाईकोर्ट ने केपी रमैया के भ्रष्टाचार पर तल्ख टिप्पणियां की थीं। तेजस्वी ने इस मसले पर नीतीश और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और उनके परिवार को भी आड़े हाथों लिया और उनके इस करोड़ों के सृजन स्कैम में शामिल होने के आरोप भी लगाए। कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए राज्य में लॉकडाउन किया गया है। सरकार ने तमाम निजी स्कूलों के साथ सरकारी स्कूलों को भी बंद कर दिया है, लेकिन शिक्षा बाधित न हो इसके लिए अब निजी और सरकारी स्कूल बच्चों को एंड्रॉयड फोन के जरिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि गांव के गरीब बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं रहने के चलते पढ़ाई वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में दुमका के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने इन गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक अनूठी पहल की है और बच्चों को लाउड स्पीकर के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। गांव में लाउड स्पीकर लगाकर बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। जिले के डीसी भी इन अनूठी पहल को सराहते हुए ऐसी शिक्षा को सभी स्कूलों में लगाकर दोनों शिक्षकों को धन्यवाद भी उन्होंने दिया है। आप लोग सब कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। अभी कंटेंट आप लोग को दिया जाएगा माइक से। न क्लासरूम है, न ब्लैक बोर्ड, न ही बेंच कुर्सी और न ही कोई शिक्षक, लेकिन स्कूली बच्चे तल्लीनता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। नजारा झारखंड की उप राजधानी दुमका सदर इलाके का है, जहां छात्रों को अनूठे तरीके से पढ़ाया जा रहा है ताकि उनके भविष्य पर ताला न लग जाए। लाउड स्पीकर और साउंड बॉक्स से गांव में जहां तक आवाज जा रही है, सुविधाओं से वंचित आदिवासी अंचल के ये बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो सर जो तरीका से पढ़ाते हैं अच्छा लग रहा है। हाँ। आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से। हाँ। स्कूल जाने का मन करता है। हाँ। तो स्कूल बंद है। हाँ। और बॉक्स से आप लोग को सुनाई दिया जाएगा। आप लोगों को जैसे ही बच्चों को शिक्षक की आवाज सुनाई देती है, बच्चे अपनी किताब कॉपी लेकर आवाज की दिशा में कहीं भी क्लासरूम की तरह इकट्ठा होने लगते हैं। ये बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं। दुमका सदर के खिजुरी सरकारी स्कूल के प्राचार्य कहते हैं कि गरीब आदिवासी बच्चों को कोरोना काल में पढ़ाने का दूसरा रास्ता नहीं था। लॉकडाउन हुआ और पूरे विद्यालय कॉलेज सभी बंद हो गए, तो ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन शुरू हुआ पूरा देश में। तो हम लोग जो भी कंटेंट आता था तो बच्चों को भेजते थे हम लोग, लेकिन उस कंटेंट का रिजल्ट नहीं आता था मेरे पास। 15 दिन बाद जब हम लोग गांव में भ्रमण किए तो उस बच्चे को मोबाइल में कंटेंट खोलना ही नहीं आता था। क्योंकि इसके पहले बच्चा जो है वह मोबाइल पर फिल्मी गाना सुना है या फिल्म देखा है या CID देखा है, लेकिन वह इस तरह का कंटेंट खोलना नहीं जानता था। इसको धीरे धीरे हम लोगों ने सीखा है। जिले की डीसी भी इस अनूठी पहल की तारीफ करती हैं, लेकिन उन्हें अफसोस भी है कि अभी लक्ष्य बहुत दूर है। भी तो कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? कितने टैब दिए, आंगनबाड़ी सेविका को टैब दिए, PRP को भी टैब दिए। कवरेज तो है लेकिन वही स्कूल चले हम का दौर फिलहाल बच्चों के लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन जिस तरह से सरकारी स्कूल में अनूठे तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है, उससे इन बच्चों का भी भविष्य बिगड़ने की आशंका कम से कम नहीं दिखती। दुमका से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया।
रुख करते हैं रांची का। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रांची में विरोध प्रदर्शन किया है। इन्होंने रांची के मेन स्क्वायर एल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इसी तरह विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने तब पीएम मोदी के पुतले में आग भी लगाई थी। तो करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अयोध्या से ये खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या का दौरा किया। पिछले 3 महीनों में कोविड-19 महामारी के बीच योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का ये दूसरा दौरा है। योगी यहां राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी समेत अन्य मंदिरों में पूजा कर मंदिर निर्माण के कामों का निरीक्षण के इरादे से ये यहां पहुंचे थे। और इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को अयोध्या का दौरा किया था। तब मुख्यमंत्री ने रामलला की मूर्ति को अस्थायी मंदिर में स्थापित किया था। तब उनकी अयोध्या यात्रा को लेकर कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर विवाद भी खड़े हुए थे। और अपने अयोध्या दौरे पर योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में, जैसा आप देख रहे हैं, हनुमान जी का मास्क भेंट कर के उनको मास्क पहनाया है। यूपी मुख्यमंत्री मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार ने उनकी तस्वीरें ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा, भगवान और भक्त का प्रेम भाव का रिश्ता होता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान की मूर्ति पर भी मास्क उन्हें तोहफा दिया, गिफ्ट दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के बाद मंदिर निर्माण को लेकर पहले से तेजी का अंदाजा लगाया जा रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट 1-2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर जल्दी से जल्दी मंदिर के लिए भूमि पूजन करने की मांग करेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अयोध्या में मुलाकात के बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष महासंत नृत्य गोपाल दास के प्रतिनिधि आचार्य कमल नयन दास के मीडिया को इसकी जानकारी उन्होंने पूरे वाकये की दी है। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या पहुंचकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मंदिर निर्माण के सिलसिले में हुई प्रगति की जानकारी भी ली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत कोई काम नहीं मिलने पर बांदा जिले के नारायणी तहसील के नौगवा गांव के किसान ने खुद ही काम शुरू कर दिया है ताकि नहर के छोर तक पानी पहुंच सके। नौगवा गांव के करीब 70 किसानों ने यह फैसला किया कि वो मुफ्त में श्रमदान करेंगे ताकि नहरों के जरिए उनके खेतों तक पानी तो पहुंच सके। अधिकारियों ने उन्हें उनके कामों के लिए बाद में पैसे देने चाहे तो गांव वालों ने इसे लेने तक से इनकार कर दिया। अब जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भोपाल की बीजेपी सांसद एक बार फिर अपने बिगड़े बोल से सुर्खियों में आने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि विदेशी महिला का बेटा व्यक्ति राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने ट्वीट कर जवाब दिया, कोई भी देशभक्त आतंकवादी नहीं हो सकता, कोई गोडसे भक्त देशभक्त नहीं हो सकता। और ये उन्होंने तंज साध्वी प्रज्ञा पर ही किया है कि जाकी रही जैसी भावना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसा। आनंदीबेन पटेल को अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त भार दे दिया गया है। वो पहले से ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन अस्वस्थ हैं और लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लालजी टंडन से पहले आनंदीबेन पटेल ही मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। लालजी टंडन को नियुक्त करने के बाद उन्हें यूपी भेजा गया था। इसे लेकर राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि लालजी टंडन की छुट्टी के दौरान यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एमपी के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेंगी। आनंदीबेन पटेल पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही हैं, उसके बाद वो एमपी में राज्यपाल बनकर आई थी।
असम की खबर का रुख करते हैं। असम में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से डिब्रूगढ़ के लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। 5 दिनों से डिब्रूगढ़ के निवासी जलबंदी बन गए हैं। हालांकि ये मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का गृह शहर है, मगर ये भी हालात में अब तक कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा है। 5 साल पहले 2015 में भी शहर की सड़कों पर नावें चलती देखी गई थी। एक बार फिर वैसी ही हालत नजर आ रही है। असम के कई जिलों में हालत बेहद खराब है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर केले के तने से बनी जुगाड़ वाली नाव के सहारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा पा रहे हैं। और असम सरकार ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए गुवाहाटी में सोमवार से अगले 14 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। साथ ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि गुवाहाटी में पिछले 15 जून से अब तक में 750 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें से 650 से ज्यादा लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। माना यह जा रहा है कि अन्य राज्यों से इस लॉकडाउन के दौरान ये लोग उनके संपर्क में आए होंगे। सोमवार शाम से पूर्ण लॉकडाउन कामरूप जिले में लागू कर दिया गया है, जिसमें गुवाहाटी शहर भी शामिल है। और देश प्रदेश में अब खबर राजस्थान से। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की 2 बची हुई परीक्षाएं टाली नहीं जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इस पर फैसला दिया है। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। परीक्षा के आयोजन के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसको खारिज कर दिया गया है। 10वीं की 2 बची परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ ये याचिका डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। इस समय के मुताबिक 29 और 30 जून को परीक्षाएं अब होंगी। राजस्थान सरकार सावधानी बरत रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। परीक्षा केंद्रों से कोरोना का कोई केस अभी फिलहाल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। और अब खबर पुणे से। रविवार को आई तेज बारिश ने पुणे शहर पर अपना असर दिखाया। ये तस्वीरें पुणे के जेएम रोड की हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बादल और मॉडरेट बारिश की भविष्यवाणी की थी। मौसम विभाग ने अगले पूरे हफ्ते में बारिश की भविष्यवाणी की है। और ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुणे में किस तरीके से बारिश से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। भारत नेपाल के बीच हुए तनाव का असर भारत के कई सीमावर्ती इलाकों में नजर आने लगा है। सिलीगुड़ी के पानी टंकी के व्यापारियों ने नेपाली नागरिकों को सामान नहीं बेचने का फैसला किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला आने वाले 3 से 4 दिनों में लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य में इसके इलाज के लिए अब पर्याप्त तैयारियां कर ली गई हैं।